सेठ और उसका बेटा हैरान रह गए। सुलोचना ने कांपते हाथों से वीणा उठाई और उसकी उंगलियां तारों पर फिरने लगीं। उसने एक ऐसी धुन बजाई जो बहुत उदास और दर्द भरी थी, लेकिन उस धुन के बीच बीच जिसे युद्ध के समय बजाया जाता है। तभी सुलोचना ने वीणा बजाना बंद कर दिया। उसने राजा की ओर देखा और पहली बार सबके सामने उसकी आवाज निकली, धीमी लेकिन शीशे की तरह साफ। मेरी चुप्पी मेरी बीमारी नहीं, मेरे देश के प्रति मेरा कर्तव्य थी महाराज। पूरा दरबार सन्न रह गया। सेठ और उसके बेटे के चेहरे का रंग उड़ गया। सुलोचना ने बोलना जारी रखा, मेरे पति और ससुर पड़ोसी राज्य के साथ मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। वे राज्य के गुप्त नक्शे और खजाने की जानकारी उन्हें भेजते हैं। मुझे ये बात पता चल गई थी, इसलिए इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि अगर एक भी शब्द बोला तो मेरे मायके वालों को भी मार देंगे। मैं बोलकर उनकी साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने गूंगी होने का नाटक किया और सही समय का इंतजार करती रही। उसने आगे बताया, वो गुप्त संदेश मैंने ही अपनी एक दासी के हाथों आप तक पहुंचाया था। वीणा की धुन में मैंने आपको वही संदेश दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में सुलोचना के लिए सम्मान था। उन्होंने सैनिकों को तुरंत सेठ के घर की तलाशी का आदेश दिया। तहखाने की एक गुप्त दीवार के पीछे से पड़ोसी राज्य के साथ किए गए पत्र व्यवहार और राज्य के नक्शे बरामद हुए। राजा विक्रमादित्य ने सुलोचना से कहा, बेटी, तुमने अपनी चुप्पी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। तुमने न केवल अपनी बल्कि पूरे राज्य की रक्षा की है। तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने आज हमें एक बड़े धोखे से बचा लिया। साहूकार और उसके बेटे को राजद्रोह के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। राजा ने सुलोचना को उसके पिता के घर भेजने के बजाय उसे सम्मानपूर्वक राज सलाहकारों में एक विशेष स्थान दिया और कहा, जिस स्त्री की आवाज में इतनी सच्चाई और दिमाग में इतनी रणनीति हो, उसकी जगह रसोई में नहीं, राज्यसभा में है।